नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी, सीजेआई चंद्रचूड़ बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं और अभी हमने 2 दिन पहले देखा एक कार्यक्रम में उन्होंने उनके घर पर जो गणेश पूजा हुई थी, पीएम मोदी वहां पर आए थे, उस मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। हालांकि सीजेआई है, उनको ये सब बताने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया। इसकी क्या वजह लगती है आपको? क्या ट्रोलिंग हुई थी उस मुद्दे को लेकर, इसलिए उन्होंने ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में रखी? बिल्कुल, आपने बात सही कही कि अभी तक जो ये उम्मीद रही विपक्ष को कि वो कुछ भी बोलेगा, सवाल दागेगा और भाग जाएगा, और फिर उस तरह से दिखाने की कोशिश की जाएगी कि देश में लोकतंत्र है ही नहीं, न्यायपालिका स्वतंत्र है ही नहीं, इस तरह की चीजें स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर एक तरह से कहें उस गैंग की हवा निकाल दी चीफ जस्टिस ने, महोदय ने, कि भाई ऐसा नहीं चलेगा कि आप एक तरफ से हमारे ऊपर सवालों की बौछार करते चले जाओ और हम चुपचाप सुनते रह जाएं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था रही है उसमें आपने देखा है कि माननीय न्यायाधीश कभी भी इस तरह से सार्वजनिक तौर पे अपनी बातें नहीं कहते हैं। जहां तक उनकी बात आती है, अपने केस के जरिए या किसी कार्यक्रम के जरिए वो अपनी बात भले कर दें, इस तरह से सार्वजनिक बातों को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। लेकिन चीफ साहब ने उस चीज की हवा निकाली और निश्चित ही उन लोगों के मुंह पर एक तरह से कहें तमाचा लगाया कि भाई ऐसी चीजें आप भविष्य में मत करें, क्योंकि एक चीफ जस्टिस ने अगर शुरू करी है तो आगे न्यायपालिका इस तरह से भी रिस्पॉन्स कर सकती है आने वाले भविष्य में। जी। पर संदीप जी, सीजेआई साहब क्या पीएम मोदी से मिल नहीं सकते हैं? क्या राष्ट्रपति महोदय से नहीं मिल सकते? क्या उस पर कोई पाबंदी होती है? नहीं, देखिए, अगर हम एक जो संविधान प्रेमी लोग हैं उनको बता दें, अब संविधान प्रेमी से आप हमारा इशारा समझ रहे होंगे मैं किन के लिए कह रहा हूं। तो संविधान सिर्फ किताब तक सीमित नहीं है, वह संविधान जो है 4 स्तंभों पे बना है। हमारे देश का जो लोकतंत्र है ना, 4 स्तंभ है, जिसको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया कहते हैं, जिसको चौथे स्तंभ को। तो हर एक का जब प्रतिनिधित्व होता है तब एक अच्छा लोकतंत्र बन करके स्थापित होता है। तो जब आप इस तरह की बात करते हैं तो कैसे आप ऐसा हो सकता है एक चारपाई बनाएं और चारों पैर उसके अलग अलग रख दें? तो चारों पैरों को अलग होने से लोकतंत्र नहीं बनेगा, चारों एक साथ ही चलते हैं और तब जाकर के एक लोकतंत्र बनता है। और शायद इन सब चीजों की आवश्यकता हमारे संविधान में थी, तभी इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। सबकी डेडलाइन कर दी गई कि आप मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन चीजें जो है एक दूसरे के डोमेन में दखल नहीं देंगे। जी सर, अभी कुछ दिन पहले सीजेआई ने अपने गांव में जाकर भी एक सभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर को लेकर किस तरह से फैसला लिया गया था, उन जजों के साथ वो भी शामिल थे। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने भगवान के सामने प्रार्थना की कि हमें मार्ग दिखाइए, उससे भी तो बहुत से लोगों को दिक्कत हुई। देखिए, इस सवाल का तो यही है कि एक ग्रुप है या ये कहें गिरोह है जिसको इन सब चीजों से बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे आपने माथे पे बिंदी लगा रखी है ना, इससे भी उनको बड़ी आपत्ति है। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन समाज का ये सब निशान है, ये पहचान है। हमारे हाथ में जो कलावा बंधा है ये भी सनातन का पहचान है। तो अभी तक क्या रहा कि जो प्रिवी काउंसिल और लर्नेड जजेज, लर्नेड एडवोकेट जो हमारे ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे, उनके में था कि आप बिशप आएंगे, फादर आएंगे, पादरी आएंगे, तब तो आप वहां झुकेंगे। लेकिन अगर कोई संत आएगा, कोई मंदिर की बात आएगी, तो वहां आप चुप रहेंगे। नहीं तो अब ये सब बातें मैं नहीं कहना चाहता। नहीं तो आखिर क्यों ऐसी ऐसी फिल्में बनी जो केवल सनातन को टारगेट करने वाली रही, कभी दूसरे पक्ष के बारे में नहीं बनी। एक जाने माने अभिनेता थे, वो फिल्म लेकर के आए अपनी मीडिया के लिए, सत्यमेव जयते था कार्यक्रम, उसमें कभी एक ही धर्म की बातें रही, दूसरे धर्म और पंथ के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारी कुरीतियों के बारे में ही बताने लगे। अरे भाई, हमारी कुरीतियां जो है हमारे समाज सुधारकों ने उसको ठीक की है। लेकिन यहाँ बात आ रही, जो चीफ साहब की बात आप कर रही हैं, उनकी तरफ से लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेंगे, और उन्होंने रिस्पॉन्ड करके एक तरह से कहें एक लकीर खींच दी है कि आप इस तरह से लोकतंत्र को कलंकित करके भाग नहीं सकते। पर सर, एक चीज और है, हमने देखा है कि उनके बहुत सारे फैसलों पर सवाल भी उठे। वो फैसले जिसमें ये कह सकते कि एक पक्ष खुश हुआ,
उन्होंने सत्यमेव जयते तक लिखा सोशल मीडिया पर जा जाकर जब उनके मनमाफिक फैसले आए। और ये बात सीजेआई ने अभी पिछले हफ्ते खुद कही एक फैसले को सुनाते वक्त, कि कुछ मामलों में तो आप बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरे मामलों पर आप ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, तो ये भी तो नहीं चलेगा ना। अदालतें तो तथ्यों को देखकर, सबूतों को देखकर ही फैसला सुनाती हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं अपने बारे में बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारी है, और हमारे एसोसिएशन चीफ साहब की या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बहुत सम्मान करती है, और सारे अधिवक्ता व्यक्तिगत तौर पे करते हैं। लेकिन कोर्ट के अंदर जब बात आती है, मेरिट पे बात आती है, तो कभी कभी हम लोगों को झाड़ भी सुननी पड़ती है अदालत की, और हम वहां सर झुका करके नमन करते हुए उस बेंच के सामने से निकलते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें न्यायाधीश का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। अगर मेरे केस में मेरिट से अदालत सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो दिस इज द वीकनेस ऑफ माय क्लाइंट, दिस इज द वीकनेस ऑफ मटेरियल जो अदालत के सामने आया है, न कि न्यायाधीश का। और इसीलिए जब हमारा केस खत्म हो जाता है, हम किसी पार्टी में मिलते हैं या किसी जगह मंच पे मिलते हैं, तो हमारे लिए इस बात का कोई वो नहीं रहता है कि हमारा मैटर डिसमिस किया गया या हमें रिलीफ नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, लेकिन इस बात को सभी लोगों को समझना होगा, केवल अधिवक्ता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, राजनेताओं को भी समझनी चाहिए और बाकी लोगों को समझनी चाहिए जो इस बात पे प्रश्न उठाते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, न्यायपालिका प्रभाव में आ गई है, न्यायपालिका दबाव में आ गई है। शायद ऐसे प्रश्न उठा करके जो है एक तरह से कहें न्यायपालिका को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, या न्याय का जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, या एक दबाव में लाने की कोशिश करते हैं जिससे कि वह स्वतंत्र होकर के कार्य न कर पाए और हमेशा डिफेंसिव प्ले करे। तो इस तरह की चीजों का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि न्यायपालिका को न्याय के कार्य में किसी तरह से दबाव में लाना और स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका कार्य न कर पाए। जी सर, सीजेआई को यहां तक कहना पड़ा कि अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहा हूं सीजेआई होने के नाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी केस को डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जब वो उनके घर गए थे गणेश पूजा के लिए, तब ये कहकर सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा मचाया था एक जमात ने कि पता नहीं कौन सी डील करने के लिए गए थे। देखिए, एक डील देश में बहुत बड़ी हो गई थी। अब ऑन रिकॉर्ड तो कुछ नहीं है, लेकिन जो दूसरे गिरोह है वो कहता है कि उस डील का ही नतीजा था कि जो राम मंदिर का फैसला हुआ। क्योंकि हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट घूमने गए थे, और ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई में तेजी आई, और जो अभी तक तारीख पे तारीख चल रही थी उसमें टाइम बाउंड मैनर में सुनवाई हुई। तो लोगों को जो एक डर है कि कहीं किसी जो अभी तक लटकाने भटकाने वाला जो मामला चलता रहा है पिछले 70 सालों में, कहीं ये चीजें अगर खत्म हो गई, या जो मुद्दे जिनके आधार पे ये कहें देश में अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को या बाकी लोगों को डराया जाता है, वो सब मुद्दे अगर कहीं सॉल्व हो गए, उन सब का हल निकल गया, तो फिर तो दुकानदारी चलेगी कैसे विपक्ष की या बाकी दलों की। तो इसलिए वो इन सब चीजों के बारे में सशंकित है कि कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मिलते हैं, मुख्यमंत्री मिलते हैं चीफ जस्टिस से राज्यों में, तो इन सब चीजों को बहुत ही ऐसा तूल देने वाली आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साल में अक्सर ही हर महीने मुद्दे हुए रहते हैं। जब भी कोई मेहमान आता है, कोई विदेशी मेहमान आता है, तो मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी आते हैं, उपराष्ट्रपति जी आते हैं, विदेशी मेहमान आते हैं, और उसमें चीफ जस्टिस भी जाते हैं। लेकिन वो सेरेमोनियल प्रोग्राम होता है। तो सेरेमोनियल प्रोग्राम में जैसे हम आप कहते हैं ना कि अब आप किसी के यहाँ शादी में जाओगे तो क्या करोगे, फोटो सेशन होगा, खाना खाओगे, घर आ जाओगे, वहां पे कोई और बड़ी बात तो होगी नहीं। तो यही चीज यहाँ भी होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक किसी कार्यक्रम में मिलते हैं, सेरेमोनियल कार्यक्रम होता है, और उसके फिर बाद अपने घर जाते हैं। तो इसमें ये कहना कि किसी खिचड़ी पक रही है या कोई बहुत बड़ी बात होने जा रही है, ये एक तरह से कहें केवल और केवल न्यायपालिका को दबाव में लेने की कोशिश है और कुछ नहीं। सर, जो लोग ये आरोप लगाते हैं, क्या वो पिछले 70 सालों में ये मानकर चलते हैं कि जब उनकी सरकारें थी तो इसी तरह की डीलिंग होती थी? क्या हम ये समझे? क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि सामने वाले पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने वो खुद किया होगा, तभी आप ये सवाल उठा रहे हैं। आपका सवाल बड़ा वाजिब है, क्योंकि अगर इस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं तो सत्ता में तो आप ही ज्यादा समय रहे हैं, तो
तो उन सब चीजों का जवाब, कहते हैं ना, एक उंगली आप किसी तरफ उठाते हैं, 4 उंगली आपकी तरफ आती है। तो 4 उंगली उन लोगों के प्रति आ रही है जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों मिलते हैं चीफ जस्टिस से, या प्रधानमंत्री क्यों जाते हैं मुख्य न्यायाधीश के कार्यक्रम में। तो इन सब सवालों का जवाब उन्हें भी देना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास अगर उठा के देखा जाएगा तो शायद हमने देखा है कि अगर इमरजेंसी का समय देख लें तो न्यायपालिका को किस तरह से प्रभावित किया गया था, किस तरह से जूनियर जजेज को जो है मतलब सीनियर जजेज को सुपरसीड करके न्यायपालिका में ऑर्डर को डिस्टर्ब किया गया था। तो इन सब चीजों को जब आप कहोगे ना तो आपके गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। तो कृपा करके हमारे न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ साहब ने ये कदम उठाया कि भाई ऐसे चुप नहीं रहा जा सकता, और आप अगर सवाल उठाएंगे तो हम उसका जवाब भी देंगे। और मैं तो मानता हूं कि अपने कार्यकाल के अंतिम समय में अगर उन्होंने जवाब दिया है तो निश्चित ही उन्होंने एक गरिमा का भी ध्यान रखा है कि कल को ये ना कहा जाए कि न्यायपालिका जो है किसी तरह से बायस्ड होकर काम कर रही है, क्योंकि अब मुश्किल है, कुछ ही मैटर्स बड़े बचे होंगे जो चीफ साहब के पास होंगे और जिनका इस तरह के विवादों से भी कोई लेना देना नहीं होगा। जी संदीप जी, एक मुद्दा जो है आर्टिकल 370 का, जब सरकार ने वो फैसला लिया उसके बाद वो बहुत लंबी हियरिंग चली, लगातार हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में। सभी पार्टियों ने अलग अलग दलीलें रखी। आपको याद होगा कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी अलग अलग पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बहुत कुछ कहा गया, बहुत सी पुरानी बातें कही गई, लेकिन वो फैसला भी सरकार के पक्ष में आया। एक तरह से सरकार के उस फैसले पर मोहर लग गई सुप्रीम कोर्ट की, वो भी उस पर्टिकुलर जमात के गले नहीं उतरा था। आज भी वो कहते कि हमें फिर से जाना चाहिए था कोर्ट में, पुनर्विचार याचिका डालनी चाहिए थी। देखिए, देश में जो बात सभी लोग समझ जा रहे हैं वो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब बात आती है देश की, जब बात आती है राष्ट्र की एकता और अखंडता की, तो वहां पर कहते हैं ना, जब देश की बात होती है तो आप निष्पक्ष नहीं हो सकते। देश के मामले में आपको बायस्ड होना ही पड़ेगा। आपको भारत के लिए, अखंड भारत के लिए बायस्ड होना पड़ेगा। आप देश में बैठ करके देश को तोड़ने वाला जजमेंट कोई कैसे दे सकता है? चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिवक्ता हो, कोई भी इस बात से एग्री नहीं कर सकता कि हम इस बात के समर्थक हैं। एक समय था जब एक विश्वविद्यालय दिल्ली में था जहां पर सारे गैंग बैठाए जाते थे जो भारत टुकड़े होंगे तेरे इंशाअल्लाह के नारे लगते थे, और उन लोगों को जो है लोकतंत्र का जो है पुजारी माना जाता था, उनकी पूजा होती थी। लेकिन आपको देश के मामले में सारे अंगों को, चाहे कोई भी हो, पत्रकार हो, न्यायपालिका हो, राजनेता हो, सभी को देश के प्रति बायस्ड होकर के एकता और अखंडता के लिए काम करना पड़ेगा। और अगर न्यायपालिका 370 के पक्ष में फैसला देती है तो क्या गलत करती है? क्या आप उम्मीद करते हैं भाई कि न्यायपालिका कहे नहीं जी कश्मीर भारत का अंग नहीं है? आप भारत क्या उम्मीद कर रहे हैं हमारे देश की न्यायपालिका से? आप देश की एकता और अखंडता के बारे में क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहे देश के टुकड़े टुकड़े सही हैं? कल को तो फिर आप हैदराबाद के विलय को भी कहेंगे, कल को आप गोवा के विलय को भी कहेंगे सब पे सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाओ और कहो जी ये सब आजाद आजाद हैं, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज इस तरह के आदेश देते जाए। देश की जब बात आती है तो सभी लोगों को देश के प्रति बायस्ड होकर के काम करना पड़ता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि बायस्ड, देश के हित में आपको काम करना पड़ता है, देश की एकता और अखंडता के हित में काम करना पड़ता है। अगर न्यायपालिका ने किया है तो हमें उसे सर आंखों पे बिठाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि देश का टुकड़ा होना चाहिए, उन लोगों को देश की जनता ने जो है नकार दिया है, ये हम सभी को पता है। संदीप जी, ऐसा क्यों होता है कि वो जो खान मार्केट गैंग है उनको ये हेडलाइंस ज्यादा पसंद आती है कि देखिए न्यायपालिका वर्सेस विधायिका हो रहा है, सरकार ने जो फैसला सुनाया उस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, और अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट उससे अलग जाना, मतलब वो इस तरह की भूमिकाएं बांधना शुरू कर देते हैं कि विधायिका तो बिल्कुल, मतलब न्यायपालिका तो विधायिका के खिलाफ जाएगी। उन दोनों को लॉगर हेड्स में क्यों देखना चाहते हैं ये लोग? क्यों वो साथ में मिलकर काम करते हुए सबको पसंद नहीं आते हैं? देखिए, मैं तो साफ साफ कहूं, इस खान मार्केट गैंग को अगर हम एनजीओ गैंग कहें, गैर सरकारी संगठन का एक गैंग हुआ करता था जो कि विदेशों से पैसा लेता था और देश में रह करके उनके हिसाब से काम करता था। चाहे कोई यूएस से एड लेता था, कोई ब्रिटेन से एड लेता था, सभी जगह से उनको आते थे। और आपने देखा कि पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा जो काम हुआ है, एनजीओ की फंडिंग एक तरह से बंद हुई है, खासकर के जो गलत तरीके से फंड लेकर के काम कर रही थी।
तो जो आप कह रही हैं ना कि उन लोगों को क्यों ऐसा सोचना, भाई जब फंड उनको मिल रहा है भारत को डीस्टेबलाइज करने का, फंड उनको मिल रहा है भारत में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने का, तो वो काम उसी दिशा में करेंगे ना। आखिर आपने देखा है बांग्लादेश में कैसा खुलासा हुआ चीजों का कि उसकी सारी साजिश अमेरिका में बैठ के रच की गई। आपने देखा कि जो किसानों का आंदोलन हुआ था, ट्रैक्टर लेकर के किसान आ गए, किसान तो भोले भाले थे, मैं उनके बारे में नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन उनके पीछे जो माइंड था, जो उनको भड़का रहा था, जिसने उन्हें एक ईमानदार आंदोलन में पंजाब से ले आकर के दिल्ली तक पहुंचाया था, उन लोगों ने पीछे से प्रवोक करके देश की एकता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का जो है काम किया था। और उनका इंतजार बस यही था कि कहीं एक गोली चले, कहीं खून का कतरा किसान का बहे, और फिर हम इंटरनेशनल मीडिया में जाके कहेंगे कि देश में देखो जी जेनोसाइड हो रहा है, किसानों को मारा जाए, इस तरह से चीजें हो रही है। तो आप जो कह रही है ना, ये खान मार्केट गैंग, जो फंडिंग इनकी होती थी, आज इनकी फंडिंग बंद हुई है, और इनकी फंडिंग बंद होने से जो है इनके साथ दो समस्या खड़ी हो गई है। एक तो आज का मीडिया जगत जो देश का है वो इनका साथ नहीं दे रहा है, एक दो चैनल होंगे तो आखिरी सांसें गिन रहे हैं। दूसरी चीज, आज की तारीख में जो यूट्यूब चैनल है या सोशल मीडिया है, इन सब पे मुखर होकर जनता अपनी बात रख रही है। तो मैं तो सोचता हूं कि अगर जो लोग हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं या देश में ऐसी विचारधारा के समर्थक होते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो लोग कैसे इन सोशल मीडिया के सामने बैठ पाते होंगे, क्योंकि वहां पर हर चीज की बखिया उधेड़ दी जाती है, जो चीज वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ना कि अभी इस बात को कही गई और सब लोगों ने इस बात को निकाल दिया कि चीफ साहब की बातें क्या हैं, चीफ साहब की बातें जनता तक पहुंचाने का काम जनता खुद कर रही है। उन्होंने तो छोटे से प्रोग्राम में अपनी बात कह दी, लेकिन जनता तक बात जनता के लोग ही पहुंचा रहे हैं। चीफ साहब को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार को भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि देश की जनता आज की तारीख में भारत के लिए बायस्ड है, अखंड भारत के लिए बायस्ड है, और देश की एकता और अखंडता के लिए बायस्ड है। और उसी नाते जो एक कहते हैं ना, ब्रिटेन ने किया था ना हमारा भारत का विभाजन, बंगाल का विभाजन, बंग भंग किया था, भारत को तोड़ा था। हम तो नहीं मानते कांग्रेस जिम्मेदार है, अंग्रेजों ने ही वो बीज डाला था देश को तोड़ने का, और उसी का नतीजा था सारी चीजें हुई। तो ऐसे गैंग को आज करारा जवाब मिल रहा है, और उनकी सारी साजिश जो है विफल हो रही है। और ये हताशा जो है कहीं ना कहीं उनको ये स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जब वही कश्मीर में जीत जाते हैं चुनाव तो लोकतंत्र ठीक होता है, और जब हरियाणा में हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। यही वाली कहानी है जी। और सबसे अहम बात यह है कि मुझे लगता है कि सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को इसलिए भी याद रखा जाएगा कि अदालतों के अंदर क्या हो रहा है वो पब्लिक डोमेन में आया, कैसे आर्ग्यूमेंट होते हैं, कैसी बातचीत होती है। हम तो आम लोग नहीं समझ पाते कि अदालत में क्या होता है। लोगों का तो वकील आकर बताता होगा कि मैंने तो बड़े बड़ी बातें कही, बड़ी बड़ी दलीलें दी, लेकिन अब तो पोल पट्टी खुल रही कि कैसे उनकी बैंड भी बजती है। इसको लेकर भी वो पर्टिकुलर जमात बहुत परेशान है, क्योंकि ट्रोलिंग की बात ही कपिल सिब्बल ने आरजीकर अस्पताल के मामले में कोर्ट के सामने रखी थी और कहा था कि कृपया लाइव चीज को बंद कर दो। मैं अंजू जी दो मामले गिनाता हूं आपको। एक में सत्ता पक्ष के लिए ट्रोलिंग थी, एक में विपक्ष के लिए ट्रोलिंग थी। दोनों घटना बताता हूं। आप चंडीगढ़ मेयर वाला मामला ले लीजिए। चंडीगढ़ मेयर के मामले में जिस तरह से चीफ साहब ने एक तरह से कहें सत्ता पक्ष के लोगों की बैंड बजाई कि भाई जो गलत है आप इसको करेक्ट करो। बिल्कुल। और आरजी कर के मामले में जिस तरह से उन्होंने ममता सरकार की बैंड बजाई, जिस तरह से उनकी तीमारदारी करने वाले वकील सीनियर अधिवक्ता को चुप कराया, कपिल सिब्बल साहब को एक तरह से कहें उनको निरुत्तर कर दिया कोर्ट के अंदर। तो इन सब बातों से जो है लगता है कि जो गैंग है जिसको आप कह रहे हैं ना खान मार्केट गैंग, यह निराश हो रहा है, हताश हो रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर हम आप मजबूती से खड़े हो रहे हैं तो निश्चित ही हिम्मत बढ़ रही है उन सभी लोगों की जो है देश को एक रखना चाहते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। और इन्हीं दोनों घटनाओं को लेकर ही सीजीआई ने शायद ये कहा होगा कि जब हम आपके पक्ष में सुनाते तो आप बल्ले बल्ले करते, जबकि हम अगर आप हमारा फैसला आपके हिसाब से नहीं आया है तो आप ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं, जबकि हम तो तथ्यों पर बात करते हैं।
हम तो तथ्य देखते हैं, सबूत देखते हैं। हम किसी के लिए पार्टी थोड़ी, हम सरकार को खुश करने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए थोड़ी बैठे। यही तो कहा सीजीआई ने। देखिए, न्यायाधीश को, खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज को जो संविधान से प्रोटेक्शन मिला हुआ है, दे आर नेक्स्ट टू गॉड। उनके लाइफ में किसी की आवश्यकता उनको नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बन गए, आपको छेड़ने की हिम्मत किसी को नहीं है। सिर्फ और सिर्फ महाभियोग है, इम्पीचमेंट है। और महाभियोग कितनी टेढ़ी खीर है कि आज तक एक भी न्यायाधीश को महाभियोग से नहीं हटाया जा सका। तो जिस व्यक्ति को यह प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसके ऊपर आरोप लगाना कि वह सत्ता पक्ष के लिए बायस्ड हो रहा है या किसी मामले को लेकर के इंडिविजुअल हो रहा है, व्यक्तिगत हो रहा है, यह तो बिल्कुल एक तरह से हास्यास्पद है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका, जो हमारी ऊपर ऊंची न्यायपालिका जिसको हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहते हैं, उसकी सुरक्षा तो संविधान निर्माताओं ने खुद ही कर दी है। तो जिसका कार्यकाल सुनिश्चित है, जिसका कार्यकाल के बाद का फ्यूचर निश्चित है, उन सब लोगों के बारे में किसी तरह की इस तरह की टिप्पणी करना शायद मुझे लगता है कि गलत है और ऐसी करने से बचना चाहिए लोगों को। और ट्रोलिंग को भी तो सीजे ने कहा ना कि हेल्दी वे में लेना चाहिए। कम से कम ट्रोलिंग होती है तो जज भी अलर्ट रहते हैं कि उनको कुछ ऐसा नहीं कहना है कि कल को पब्लिक डोमेन में अगर बात की तो उसका गलत मतलब निकले। क्योंकि हमने नूपुर शर्मा के मामले में भी देखा कि बहुत कुछ कहा गया था वर्बली, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं था, लेकिन वो जो वर्बली कहा गया था उसका इम्पैक्ट बहुत खराब गया था। देखिए, अब ट्रोलिंग की भी हवा निकल जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, क्योंकि आपने पहले कहा ना कि वीसी हियरिंग के जरिए जो है लोगों को खुद पता चल रहा है अदालत में क्या हो रहा है। तो अगर आप ट्रोल कर रहे हो और पता है कि सच्चाई क्या है, तो ट्रोल करने वाला खुद ही अपना मतलब पर्दाफाश हो रहा है उसका, कि आप फरेब कर रहे हो, जनता को गुमराह कर रहे हो। और हो सकता है आप किसी एक वीडियो में या किसी एक के बाइट में अपने आप को सेटिस्फाई कर लो, जस्टिफाई कर लो, लेकिन जनता के सामने जब दूसरा वीडियो पहुंचेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इसलिए न्यायपालिका ने आज की तारीख में जो ये कर दिया ना कि ओपन कर दिया कोर्ट को देश के सामने पूरी तरह से, उसमें सभी की एक तरह से कहें कि पारदर्शिता आ गई। चाहे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स हों, चाहे न्यायपालिका हो या बाकी के एडवोकेट्स जो जिस तरह से काम करते हैं, सभी चीज जनता के सामने आ रही है और ट्रांसपेरेंट वे में हो रही है। और शायद इन सब चीजों के चलते जो कहते हैं ना, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है जो सेटिंग से काम करते थे। मैं सीधा वर्ड यूज कर रहा हूँ, सेटिंग। तो सेटिंग वालों को दिक्कत होगी क्योंकि उनको किनारे सेट कर दे रही है इस तरह की चीजें जो है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आपके पास कुछ है मटेरियल और न्यायपालिका उससे सेटिस्फाई है तो आपको सेटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता उस कार्यक्रम को सीधे देख रही है, लाइव देख रही है। और अगर कुछ ऐसा होगा तो जनता ट्रोल करेगी। जनता को पूरी आजादी है कि अगर न्यायपालिका बायस्ड हो रही है, किसी को उसको पूछने की जरूरत नहीं है। अंजू पंकज जी से पूछने की जरूरत नहीं है कि उनके कार्यक्रम से समझने की कि न्यायपालिका बायस्ड हो रही है। जनता जब खुद देख ले रही है कि न्यायपालिका आरजी कर के मामले में कैसे काम कर रही है, चंडीगढ़ के मेयर के मामले में कैसे काम कर रही है। आप देखिए ना, एक एक बैलेट पेपर को चीफ साहब ने पलट पलट के देखा, कहाँ टिक लगा है जी, कैसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, कैमरे के सामने क्या दिखा रहे हो, वकील को दे दिया। आप देखिए ना, तुषार मेहता जी के हाथ में पकड़ाया, फिर सिब्बल साहब जी के हाथ में पकड़ाया कि देखो भाई, आप लोग देख लो, इसको सेटिस्फाई हो लो, ये मत कहना कल को, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। और अगर यही लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती ना, आपको मैं दावा कर रहा हूं इसी मामले में, मैं ये नहीं कह रहा कोई दूध का धुला हुआ है, सत्ता पक्ष अलग अपना राग अलापता, विपक्ष अपना अलग राग अलापता, और कल को उसमें रिव्यू होती, क्यूरेटिव होती, और लोग कहते जी हमारी रिव्यू गलत तरीके से डिसमिस हो गई, तो कोई कहता मेरा क्यूरेटिव गलत तरीके से डिसमिस हो गई। लेकिन जब सामने है जनता के, चीफ साहब ने बैलेट साहब के दिखा दिया कि देखो आ गया है, तो इस तरह की चीजें जब ट्रांसपेरेंट वे में हो जाती हैं तो न्यायपालिका के लिए भी ट्रोल करने की गुंजाइश नहीं बचती है। और इसी अदालत के सामने वो केस भी गया था ना, जब वो ईडी को लेकर गए थे, पीएमएलए एक्ट में बदलाव को लेकर अभिषेक मनु सिंह भी अदालत में पहुंचे थे कि देखिए सभी नेताओं को अंदर डाल देते हैं, उनको जमानत भी नहीं मिलती, कुछ करिए हमारे लिए। तब यहीं से फटकार पड़ी थी सीजीआई साहब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब उन्होंने ही कहा था ना कि आप अपने लिए क्या अलग से कोई कानून चाहते हैं। देखिए, ये जो दोनों की जोड़ी है ना हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं की,
इन लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट कभी हुआ करता था। मैं तो सबका देख रहा हूँ, करीब आज 11 से लगाए 13-14 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, एक स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ करता था। आज वो ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है, और ऐसे समय ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जबकि पब्लिक के सामने हर चीज ट्रांसपेरेंट वे में आ रही है। अगर एक बंद कमरे में होता, वकीलों तक सीमित होती, तब तो चल जाता है कि भाई कोर्ट के अंदर हमने बहुत तीर मार लिए, अब तो सब दिख रहा है। और इसीलिए ये लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि इस तरह से पर्सनल एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, खास करके न्यायपालिका के ऊपर। आप एक न्यायाधीश के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है पूरी न्यायपालिका पे आरोप लगा रहे हैं। अगर आपने चीफ के लिए कहा है तो कल आने वाले चीफ के लिए भी आप बोलोगे, जो आपका प्रिय जज होगा उसके लिए भी आप कल बोलोगे जब आपके फेवर की रिलीफ नहीं मिलेगी। और सर ताज्जुब की बात यह है ना कि जैसे आप कह रहे हैं आप 12, 13, 14 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करें, वो लोग तो सालों साल से कर रहे हैं और उनने कई सीजीआई देखे हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि सेटिंग नहीं हो पा रही, तो पहले रही होगी, इसीलिए एतराज हो रहा है कि हमें तो प्रिविलेज मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। लेकिन आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। नमस्कार।